नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कीमत। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैभव खिवट एक दिन के लिए मुंबई गया था। उसे विदा करने के बाद उसकी पत्नी नेहा और भाभी वंदना घर से बाहर जाने को तैयार हो गईं। कोई भी मुश्किल आई तो फ़ोन कर देना, हम फौरन वहीं पहुंच जाएंगे। इनकी सास शारदा ने दोनों को हौसला बढ़ाया। इसे संभाल कर रख लो। ससुर रमाकांत ने एक चेकबुक वंदना को पकड़ाई। मैंने 2 ब्लैंक चेक साइन कर दिए हैं। आज इस समस्या का अंत करके ही लौटना। जी पिताजी। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान वंदना के होठों पर उभरी। दोनों बहुओं ने अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। रमाकांत जब से शहर आए हैं, शहरी बनकर जी रहे हैं, पर उनके पिता गांव के चौधरी थे और जानते थे कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना आसान नहीं है, पर निकाला जा सकता है। वो तो कितने ही चुनाव जीत चुके थे और उनके चेले चपाटे हर तरफ बिखरे पड़े थे। वे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कार से उन्हें रितु के फ्लैट तक पहुंचने में 40 मिनट का समय लगा। नेहा, ध्यान रहे कि तुम्हें उसके सामने कमजोर नहीं दिखना है। नो आंसू, नो गिड़गिड़ाना, आंखों में नो चिंता। ओके। वंदना ने रितु के फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंचकर अपनी देवरानी को हिदायतें दी। ओके। नेहा ने मुस्कुराने के बाद एक गहरी सांस खींची और आने वाली चुनौती का सामना करने को तैयार हो गई। मैजिक आई में से उन दोनों को देखने के बाद रितु ने दरवाजा खोला और औपचारिक सी मुस्कान होठों पर सजाकर बोली, कहिए। रितु, मैं वंदना खास हूँ और यह मेरी देवरानी नेहा है। वंदना ने शालीन लहजे में उसे परिचय दिया। नामों से उन दोनों को पहचानने में रितु को कुछ देर लगी, पर जब नामों का महत्व उसकी समझ में आया तो उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ गया था। मुझसे क्या काम है आप दोनों को? अपनी आवाज़ में घबराहट के भावों को दूर रखने की कोशिश करते हुए उसने सवाल किया, तुमने शायद अभी तक हमें पहचाना नहीं है। आप वैभव सर की भाभी और ये सर की वाइफ है ना? करेक्ट। वंदना ने उसके बगल से होकर फ्लैट के अंदर कदम रखा। आगे की बात हम अंदर बैठकर करें तो तुम्हें कोई ऐतराज होगा। आइए। अब घबराहट की जगह चिंता के भाव रितु की आवाज़ में पैदा हुए और उसने एक तरफ होकर वंदना व नेहा को अंदर आने का पूरा रास्ता दे दिया। ड्राइंग रूम में उन दोनों के सामने सोफे पर बैठते हुए रितु ने पूछा, आप चाय या कुछ ठंडा लेंगी? नो थैंक्स, हम जो बात करने आए हैं उसे शुरू करें। वंदना एकदम से गंभीर हो गई। कहिए। रितु ने बड़ी हद तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया था। वंदना ने अर्थपूर्ण लहजे में नेहा की तरफ देखा। नेहा ने एक बार अपना गला साफ किया और रितु से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच किसी फिल्म स्टार जैसी सुंदर हो। वैभव को अपने प्रेम जाल में फंसाना तुम्हारे लिए बड़ा आसान रहा होगा। ना ना, सफाई देकर इस आरोप से बचने की कोशिश मत करो रितु। वंदना ने रितु को कुछ बोलने से पहले ही टोक दिया। इन तस्वीरों को देख लोगी तो हम सबका काफ़ी वक्त बर्बाद होने से बच जाएगा। इनके प्रिंट कुछ दिनों पहले ही लिए गए हैं, मोबाइल पर और बहुत सी हैं। और वंदना ने अपने बैग से निकालकर कुछ तस्वीरें रितु को पकड़ा दी। उन पर नज़र डालने के बाद पहले तो रितु डर सी गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों से गुस्सा झलकने लगा। उसने तस्वीरें मेज पर फेंक दी और खामोश रहकर उन दोनों की तरफ आक्रामक नज़रों से देखने लगी। इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो जाता है कि तुम वैभव की रखेल हो और आप तमीज़ से बात कीजिए प्लीज़। रितु ने वंदना को गुस्से से भरी आवाज़ में टोक दिया। आई एम सॉरी,
पर शादीशुदा आदमी से संबंध रखने वाली स्त्री को रखेल नहीं तो फिर क्या कहते हैं? रितु, आप दोनों यहाँ से चली जाओ। मैं इस बारे में कोई भी बात वैभव की मौजूदगी में ही करूँगी। ऐसा वंदना झटके से उठी और रितु का हाथ मजबूती से पकड़कर बोली, आओ, मैं इस खिड़की से तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। रितु को लगभग खींचती सी वंदना खोली खिड़की के पास ले आई और नीचे सड़क पर खड़े एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बोली, यह आदमी रुपयों की खातिर कुछ भी कर सकता है और दौलत की हमारे पास कोई कमी नहीं है। इस तथ्य से तुम भली भांति परिचित न होती तो वैभव को अपने जाल में फंसाती ही नहीं। आज यह आदमी हमारे साथ तुम्हारा फ्लैट देखने आया है। हमें उंगली टेढ़ी करने को मजबूर मत करो, नहीं तो अपने भले बुरे के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। वंदना ने उसे धमकी धीमी पर बेहद कठोर आवाज में दी थी। एक बार को तो ऐसा लगा कि रितु भड़क कर तीखा जवाब देगी, पर उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा और वापस अपनी जगह आ बैठी। जब रितु ने कुछ और बोलने के लिए मुंह नहीं खोला तो नेहा ने वार्तालाप आगे बढ़ाया। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है रितु, लेकिन हम आज इस समस्या का स्थायी हल निकाल कर ही यहाँ से जाएंगी। हमें उम्मीद है कि तुम ऐसा करने में अपना पूरा सहयोग दोगी। मुझसे कैसा सहयोग चाहिए? रितु ने माथे में बल डालकर पूछा। तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या यही कि तुम्हें वैभव चाहिए या उसे छोड़कर उसकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाने की अच्छी खासी कीमत? क्या मतलब? रितु जोर से चौंक पड़ी। मतलब मैं समझाती हूँ, वंदना बीच में बोल पड़ी। देखो, अगर तुम्हें विश्वास हो कि वैभव और तुम्हारे बीच प्यार की जड़ मजबूत और गहरी है तो तुम उसी को चुनो। नेहा वैभव को तलाक दे देगी क्योंकि वह उसे किसी के भी साथ बांटने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर तुम वैभव के साथ सिर्फ मौज मस्ती के लिए प्रेम का खेल खेल रही हो तो हम तुम्हें इस खेल को सदा के लिए खत्म करने की कीमत देने को तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम वैभव को आसानी से तलाक देने के लिए तैयार हो जाओगी। कुछ पलों के सोच विचार के बाद रितु ने नेहा को घूरते हुए ऐसी शंका जाहिर की तो देवरानी व जेठानी दोनों ठहाका मारकर इकट्ठी हंस पड़ी। अपनी हंसी पर काबू पाते हुए नेहा ने जवाब दिया, यू आर वेरी राइट रितु। जिस इंसान के साथ मैं 5 साल से शादी करके जुड़ी हुई हूँ और जो मेरी 2 साल की बेटी का पिता है, यकीनन उसमें आसानी से तलाक नहीं दूंगी। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस काम को करने के लिए। तुम्हें कैसी मेहनत करनी पड़ेगी? रितु की आंखों में उलझन के भाव उभरे। मुझे वैभव के मन में अपने लिए इतनी नफरत पैदा करनी पड़ेगी। तुम्हें तंग करने और तुम्हारा नुकसान करने का कोई मौका यह नहीं चुकेगी। वैभव इसे मना करेगा पर यह ना मानेगी। बस कुछ दिनों में ही वैभव इससे बहुत ज़्यादा खफा होकर तलाक लेने की जिद पकड़ लेगा और तुम्हारी लॉटरी निकल आएगी। तुम दोनों पागल हो। प्लीज़ मेरा दिमाग ना खराब करो और यहाँ से जाओ। रितु ने चिढ़े अंदाज में उनके सामने हाथ जोड़ दिए। इसने मुझे पागल कहा है। मैं पागल नहीं हूँ। नेहा अचानक ही जोर से चिल्लाई और उसकी अगली हरकत रितु का खून सुखा गई। गुस्से से कांप रही नेहा ने पास में रखा सुंदर फूलदान उठाया और उसे फर्श पर पटककर चूर चूर कर दिया। फूलदान के टूटने की आवाज़ में बुरी तरह से डरी हुई रितु के चीखने की आवाज़ दब गई थी। जैसे चोर को चोर कहो तो वह गुस्सा हो जाता है, वैसे ही पागल को पागल कहो तो वह नाराज हो उठता है। इस फूलदान के टूटने की टेंशन मत लो। हर टूट फूट को मैं नोट कर रही हूँ और उनकी कीमत चुका कर जाऊंगी। वंदना ने धीमी आवाज में रितु से कहा और फिर बैग से डायरी निकालकर उसमें पेन से फूलदान की कीमत
1000 रुपये लिख ली। नेहा ने टूटे फूलदान का जोड़ीदार मेज पर से उठाया और कमरे में इधर से उधर चहलकदमी करने लगी। बीच बीच में वह जब भी रितु को घूर कर देखती तो उस बेचारी का डर के मारे दिल कांप जाता। टेंशन मत लो यार, ये इंसानों के साथ हिंसा नहीं करती है। वंदना की इस सलाह को मानते हुए नेहा अपनी जगह आकर बैठ गई। कुछ देर तो नेहा ने रितु को गुस्से से घूरना जारी रखा। फिर अचानक बड़ी प्यारी सी मुस्कान वह अपने होठों पर लाई और उससे पूछा, तो मेरी सौतन को वैभव चाहिए या उसे छोड़ने की कीमत? मैं वैभव की जिंदगी से निकल जाऊंगी। रितु ने थूक सटकते हुए जवाब दिया। गुड, वेरी गुड। नेहा ने खुश होकर ताली बजाई। लेकिन हमें कैसे विश्वास हो कि तुम सच कह रही हो? मैं सच ही बोल रही हूँ। भाभी, क्या हमें इसकी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए? नेहा वंदना की तरफ घूमी। हमारा विश्वास है कि अपने कार्यों से जीतेगी, न कि सिर्फ बातों से। वंदना ने अजीब सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। हमारे गांव में जब भी चौपाल पर फैसले होते थे, लोग तब तो हाँ कर देते थे, पर बाद में मुकर जाते थे। हाँ, जिन औरतों के मर्द दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ जाते थे, वे तो देवी आने का नाटक बहुत दिनों तक कर सकती थीं। कौन जाने कितनी असल में मानसिक बीमारी होती थी, कितनी स्वांग करती थी। नेहा ने कहा, क्या सीखा मैं नहीं जानती। और हमारा विश्वास जीतने वाले कार्य क्या हैं? भाभी, नौकरी से इस्तीफा देने के बाद इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना। तुम पाग। फूलदान वाली घटना को याद कर रितु ने अपनी जवान को शब्द पूरा करने से रोका और उनसे झगड़ालू लहजे में बोली, जो काम हो नहीं सकता उसे करने के लिए मुझे मत कहो। मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वंदना ने अपने मोबाइल पर एक नंबर मिलाते हुए रितु से कहा, मेरे ससुर मिस्टर आनंद खेवट की सोसाइटी में बड़ी धाक है और उनकी पहुंच ऊंचे लोगों तक है। उन्होंने तुम्हारा तबादला तुम्हारी होम सिटी बेंगलुरु की शाखा में करा दिया है। मैं तुम्हारे एमडी मिस्टर राजन से तुम्हारी बात कराती हूँ। तुम जानती हो ना, रिजर्वेशन वालों का समाज कई बार एकजुट हो जाता है। संपर्क स्थापित होते ही वंदना ने मिस्टर राजन से कहा, सर, मैं आनंद खेवट की बड़ी बहू वंदना बोल रही हूँ। उन्होंने आपसे बात। जी, मैं रितु को फ़ोन देती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। वंदना ने मोबाइल रितु को पकड़ा दिया था। उस बेचारी को अपने एमडी से मजबूरन बात करनी पड़ी। गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, यह तो मेरे लिए अच्छी खबर है। सर, क्या मैं आज ही चार्ज दे सकती हूँ? आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड डे टू यू सर। वंदना का मोबाइल वापस करते हुए उसने हैरान लहजे में पूछा, जिस तबादले के लिए मैं साल भर से नाकाम कोशिश कर रही थी, उसे इतनी आसानी से तुम लोगों ने कैसे करा दिया? अभी तुमने देखा ही क्या है? अब इसे भी लगे हाथ संभाल लो। उसकी प्रशंसा को नज़रअंदाज करते हुए वंदना ने बेंगलुरु का एक प्लेन टिकट उसे पकड़ा दिया। इसका बोर्डिंग पास भी ले लिया गया है। यह आज शाम की फ्लाइट है। नेहा ने अपनी आवाज़ में नकली मिठास घोलकर उसे समझाया, इस तरह की जोर जबरदस्ती मैं नहीं सहूँगी। मैं तुम लोगों के साथ सहयोग करने को तैयार हूँ, पर अपनी सहूलियत को ध्यान में रखकर ही मैं बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम बनाऊंगी। रितु एकदम से चिढ़ उठी। अपनी सहूलियत का ध्यान रखोगी तो तुम्हारा 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। वह कैसे? तुम्हारी जिंदगी को अस्त व्यस्त करने वाली इतनी ज़्यादा हलचल पैदा करने का हम इतना ही मुआवजा तुम्हें देना चाहते हैं। रियली? यस, लेकिन मुझे पैकिंग करनी होगी, चार्ज देने ऑफिस भी जाना है। मुझे 2-3 दिन का समय कतई नहीं मिलेगा। वंदना ने उसे टोक दिया। यह डील इसी बात पर निर्भर करती है
कि तुम आज ही वैभव की जिंदगी से सदा के लिए निकल जाओ। फिर एक सूटकेस को पैक करने में देर ही कितनी लगती है। मेरे बाकी के सामान का क्या होगा? उसे कभी बाद में आकर ले जाना। हम दोनों आज भी पैकिंग कराने में तुम्हारी हेल्प करेंगी, और उस दिन भी जब तुम बाकी का सामान लेने वापस आओगी। मेरा सारा जरूरी सामान एक सूटकेस में नहीं आएगा। तुम किसी नई जगह नहीं बल्कि अपने माता पिता के घर जा रही हो। फिर 5 लाख रुपयों से तुम मनचाही खरीदारी कर सकती हो। मुझे इस फ्लैट का किराया देना है, वह भी हम दे देंगे, और तुम्हारे 5 लाख रुपए में से वह रकम काटेंगे भी नहीं। और कोई समस्या मन में पैदा हो रही हो तो बताओ। रितु को इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझा तो वंदना और नेहा दोनों की आंखों में सख्ती के भाव उभर आए। पहले वंदना ने उसे चेतावनी दी, इस फ्लैट का अगले 3 महीने तक किराया हम देंगे। तुम्हारे सामान को बेंगलुरु तक भिजवाने का खर्चा भी हमारे सिर होगा। तुम्हारा ट्रांसफ़र मनचाही जगह हो ही गया है, ऊपर से तुम्हें 5 लाख रुपए और मिलेंगे। इन सब के बदले में हम इतना चाहते हैं कि तुम वैभव की ज़िंदगी से पूरी तरह से निकल जाओ। ना कभी उसे फ़ोन करना, ना कभी उसके फ़ोन का जवाब देना। क्या तुम्हें हमारी यह शर्त मंजूर है? रितु कुछ जवाब देती उससे पहले नेहा बोल पड़ी, रितु, तुम्हारे मन में हमें डबल क्रॉस कर वैभव से किसी भी तरह जुड़े रहने का ख्याल आ सकता है। उस स्थिति में तुम हमारी ये चेतावनी ध्यान रखना। वैभव की दौलत तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित करती है, तो उस दौलत के ऊपर हम दोनों का भी हक है, यह तुम कभी मत भूलना। आज हम वैभव की गलती का मुआवजा तुम्हें खुशी से दे रहे हैं। अगर कल को तुमने हमें धोखा दिया तो उसकी दौलत की ताकत के बल पर हम तुम्हारा भारी नुकसान करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगी। मैं वैभव सर से कोई संबंध नहीं रखूंगी। नेहा की आंखों से फूट रही चिंगारियों से घबराकर रितु ने फौरन वादा किया और फिर हिम्मत करके आगे बोली, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए की रकम मिल जाएगी। मैं इस बात का कैसे विश्वास करूं? अगर हमारा चेक बाउंस हो जाए तो तुम भी अपना वादा तोड़कर वैभव से फिर संबंध जोड़ लेना। ठीक बात है, मुझे रुपए मिल गए तो मैं उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। क्या तुम सच बोल रही हो? बिल्कुल। हमें किसी तरह की शिकायत लेकर तुमसे मिलने बेंगलुरु तो नहीं आना पड़ेगा ना? नहीं। अपना भला बुरा पहचानती हो तो अपने इस वादे को कभी न तोड़ना। नेहा ने अचानक ही दूसरा फूलदान उठाकर फर्श पर दे मारा तो रितु की इस बार भी चीख निकल गई। वे दोनों रितु को गुस्से से घूर रही थीं। बुरी तरह से डरी रितु उनकी आंखों में देखने की हिम्मत पैदा नहीं कर सकी और उसने नजरें झुका ली। अब उठो और फटाफट पैकिंग करनी शुरू करो। वंदना के इस आदेश पर रितु फौरन उठकर अपने शयन कक्ष की तरफ चल पड़ी थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।